हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डी फार्म और बी फार्म के फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं उनके क्वेश्चंस पेपर को मैंने सॉल्व किया है और यहाँ पर आपको सॉल्व करके मैं दिखाने वाला हूँ, उसके आंसर्स को समझाने वाला हूँ। तो ये है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने सॉल्व किया है और बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर देने की कोशिश की है। तो चलिए इसको बारी बारी से इसके क्वेश्चन को हम समझते हैं और क्वेश्चन कैसे लिखना है आप सब उसको हम बताते हैं तरीका। तो यहाँ पर आप वीडियो पूरा देखिए साथियों, तभी आपको समझ में आएगा। और जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको लिख लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। अब सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर का बी फार्म का और डी फार्म का, दोनों का। ठीक है, तो सेम है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्वेश्चन भी लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कलर ऑफ फिनेप्थेलिन इज इन एसिड इज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फिनेप्थेलिन का कलर होता है वो एसिडिक मीडियम में कैसा होता है। ठीक है, तो कलर का फिनेप्थेलिन में रिएक्शन क्या होता है, वो कलरलेस हो जाता है। जो फिनेप्थेलिन इंडिकेटर है, अगर उसको हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे या एसिड के साथ क्रिया करवाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी, ये एक नंबर में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन अरहिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अकॉर्डिंग टू अरहिनियस एसिड और बेस हम किससे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन है, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू अरहिनियस कॉन्सेप्ट दोज कंपाउंड डिजॉल्व एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, टू गिव अस H+ आयंस इज कॉल्ड एसिड। यानी कहने का मतलब यह है कि अरहिनियस के अनुसार वो कंपाउंड जिन्हें हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में बनते हैं और वह रिएक्शन करने के बाद हमें H+ आयन देते हैं, उन्हीं को हम एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर बेस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अरहिनियस कॉन्सेप्ट दोज कंपाउंड डिज़ोल्व इन एक्वस सॉल्यूशंस टू गिव अस OH- आयन इज कॉल्ड बेस। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे कंपाउंड जिनको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व होने के बाद वह हमें OH- आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। तो ये था इसका आंसर साथियों, बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज एसिड, क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले एसिड होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, प्रोटॉन को क्या करने वाले, डोनेट करने वाले एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो फॉल्स होगा, इस ट्रू एंड फॉल्स का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसका जो भी आंसर होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी 4 ग्राम NaOH को जब हम 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो उसकी मोलैरिटी मैंने यहाँ पर निकाला है 0.1 होगी। क्या होगी? 0.1 होगी। ठीक है, क्योंकि NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 23 + 17 = 40 होगा। ठीक है, अब 40 अपान में 4 × 100 करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा। पैरासीटामॉल टैबलेट इज लेबल्ड एज 500 mg, यानी टैबलेट जो पैरासीटामॉल की टैबलेट है अगर हम उसको लेबल करते हैं तो वह 500 mg की है। ठीक है, यानी जब हम उसकी पूरी प्रिपरेशन करते हैं 500 mg का है। एंड फाउंड टू बी 490 mg आफ्टर एनालिसिस, और मतलब बनाने की जो प्रक्रिया है हम उसमें बोला जाता है यह कि जो हमारी टेबलेट है वो 500 mg की बनेगी। ठीक है, और ये सब बन के तैयार हो गई, लेकिन जब हमने उसका एनालिसिस किया तो उसमें जो टेबलेट की वेटिंग आई वह 490 ग्राम आई, 490 मिलीग्राम आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने का डिफरेंस मिला, कितने का एरर मिला, तो वो एरर निकालना है। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, आप इसको पूरा देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे लिखना है, सारा सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखना कैसे है। परसेंटेज टेबलेट
पैरासीटामॉल टेबलेट इज लेबल्ड एज 500 mg, यानी जो पैरासीटामॉल की टेबलेट है अगर उसको हम लेबल के जो हमारा कह रहा है आईपी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो 500 mg की होगी। जब वो बनकर तैयार होती है, जब उसका हम एनालिसिस करते हैं तो वो हमें 490 mg की ही मिलती है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 490 mg की मिलती है। तो इसमें हमें कितना इरर दिख रहा है, एब्सोल्यूट इरर कितना है, तो 500 माइनस 490 mg इज इक्वल टू 10 mg का हमें यहाँ पर इरर मिल रहा है। बातें समझ में आ गई होंगी। इरर ऑफ परसेंटेज की बात हम करते हैं तो इरर ऑफ परसेंटेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 500/10। ठीक है, यानी क्या होता है, प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक बटा पूर्णांक होता है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, प्राप्तांक कितना है 10 का है, पूर्णांक कितना है ये है, गुणते में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अच्छे से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 2% का क्या है, इरर है। कितने परसेंट का, 2% का इरर है। तो ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप अच्छे से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2% का इरर आ जाएगा। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी, कोई बात नहीं। आपको मैंने तरीका बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, आपको तरीका सीखना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है कि डिफाइन द प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट को डिफाइन कीजिए, यानी उसकी डिफिनीशन लिखिए। तो क्या होता है, दो सॉल्वेंट विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास क्या होती है, अधिक क्षमता होती है प्रोटॉन को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो सॉल्वेंट में क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है अधिक, उसी को हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वाटर, एल्कोहल, लिक्विड अमोनिया एक्सेट्रा इसके क्या हैं, एग्जांपल्स है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की। ठीक है, ये दूसरा है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट विच हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास प्रोटॉन प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, उन्हें हम प्रोटोजेनिक कहते हैं, या डोनेट करने की क्षमता हो, उन्हें हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स वाटर, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और ग्लेशियर एसीटेट हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स थे। तो ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, एवरी प्रिसाइज कैलकुलेशन इज आल्सो एक्यूरेट। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक जो प्रिसाइज वैल्यू होती है वो एक्यूरेट वैल्यू भी हो सकती है, नहीं। तो यहाँ पर जो भी एक्यूरेट होगी प्रिसाइज वैल्यू, वो क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। बातें समझ में आ गई, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिनेप्थलीन इज अनआयोनाइज्ड इज बेस। यस, जो हमारा फिनेप्थलीन है वो बेस है, क्योंकि बेस में ही के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड। क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्टर एसिड कहलाएगा, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा, उसका नीचे मैंने क्वेश्चन अलग से बना के आपको दे दिया है समझाने के लिए। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की, तो वह एसिड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, पेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो पेयर में होगा इलेक्ट्रॉन वह एसिड होगा, और यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो समझ में आ गया पॉइंट आपको, कहाँ पे आप कंफ्यूजन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन टाइट्रेशंस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस इक्विवेलेंस पीएच लेस बिलो 7। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वीक एसिड है, अगर हम उसको वीक स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या उसका जो पीएच पॉइंट है वह 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, नहीं, वह 7 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, स्ट्रांग बेस ले रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो एक भी पॉइंट आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो बेस की है टेंडेंसी वो अधिक हो जाएगी, तो हमारा जो पीएच वैल्यू आएगा वो 7 से अधिक आएगा। बातें सभी को समझ में आ गई। अगर यहाँ पर स्ट्रांग एसिड होता तब ये वाला सही हो जाता, तब ये वाला क्या होता, सही हो जाता, और यहाँ पर फिर आपको क्या होता, वीक बेस होता। ठीक, अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, फिर आगे के हम क्वेश्चंस जो भी हैं सेकंड में उनको डिस्कस करेंगे। तो इतनी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, आप देख लीजिए।
नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लासीफाई करिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट को गिवन डिटेल अबाउट प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर 4 टाइप्स। कौन कौन से? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमें किसी दो के बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, जहाँ मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको समझा दिया है, यही आपको लिखना है, ठीक। चलिए अब मैं बात करता हूँ डिफिनीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी आर द नियरेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू विच आर मैच टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी वैल्यू जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक हो, जिसका हम मैच करें किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारी ट्रू वैल्यू के साथ अगर मैच करें, उसके एकदम नियर अबाउट हो, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेसी इज रेफर टू हाउ टू क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू। मतलब मेजर्ड वैल्यू जो है वो कितना नज़दीक हो ट्रू वैल्यू के, उसी को एक्सेप्ट करती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी। प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज डिफाइंड एट, प्रिसीजन को परिभाषित किया जा सकता है क्वालिटी टू बीइंग्स एग्जैक्ट प्रिसीजन आर रेफर्स टू हाउ टू क्लोज टू आर मोर मेजरमेंट आर द ईच अदर। यानी जो हमारी मेजरमेंट वैल्यू आ रही है वो एक दूसरे से कितना, एक या दो से अधिक कितना क्या है रेफर्स करती है, कितना उसके क्लोज है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। यानी जो बार बार रिपीट हो, जैसे मान लीजिए आपकी